नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट निहारिका। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में बातें करूंगी आज मैं विद्यार्थी जीवन की। हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था विद्यार्थी जीवन, जब हम अनुभवी गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान अर्जित करते हैं और अपने भविष्य को संवारते सजाते हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी की मदद करता है जो विषय है उन्हें आसानी से समझने में और साथ ही एक सही राह दिखाने में भी। जब आप किसी विद्यार्थी से मिलते हैं ना तो उसके व्यक्तित्व पर उसके गुरु की छाप दिखती है। कुछ इन्हीं विचारों से सजा धजा है आज का हमारा ये कार्यक्रम बिहार बिहान। हम बात करेंगे एक बहुत ही अनुभवी शिक्षक से, आपकी मुलाकात करवाएंगे, विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे इसी से जुड़ी हुई। पर आज की सुबह की सुंदर शुरुआत सुविचार से। जो महापुरुषों की वाणी होती है उन्हें सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना हम सभी के लिए हमेशा अच्छा होता है। और हमारे कार्यक्रम की सुंदर शुरुआत हम करते हैं एक अच्छे से सुविचार से। आइए आपको दिखाते हैं आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे आज के विशेष मेहमान श्री राजकुमार प्रसाद जी का बेहद अभिनंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी। नमस्कार सर्वप्रथम और कार्यक्रम में स्वागत। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है जब हमारी मुलाकात एक शिक्षक से होती है, शिक्षण एक ऐसा पेशा है जहां आप बहुत सारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ना सिर्फ आप अपना करियर बनाते हैं बल्कि आप बहुत सारे जो विद्यार्थी जो आपसे शिक्षा ले रहे होते हैं उनके करियर निर्माण में भी उन्हें सहयोग देते हैं। मैं शुरुआत करूंगी उन पलों से जब आपने ये डिसीज़न लिया कि मुझे शिक्षक बनना है। कैसे शुरुआत हुई? ऐसा हुआ कि आई डू रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज जी। बचपन के दिनों को मैं याद करता तो टीचर्स डे मनाया जाता था, शिक्षक दिवस जी जी, जो 5 सितंबर एवरी ईयर। और ये डॉक्टर एस कृष्णन जो हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, वो बेसिकली ही वॉज ए टीचर जी। तो ये मैंने सोचा कि एक शिक्षक देश की उन ऊंचाइयों को दे सकता है, वो फिलॉसफी दे सकता है विश्व को हिंदुस्तान के साथ। तो एक पवित्र पेशा है। और अपने स्कूल के डेज में ये भी देखा करता था कि हाउ द टीचर्स वेयर वेरी क्लोज टू द स्टूडेंट्स, कैसे वो स्टूडेंट्स के समीप रहा करते थे। बल्कि यो कहूँ कि नॉट द स्कूल डेज, आई डू रिमेंबर द हायर क्लासेज, जब व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ एमएससी, तो उस समय हर एक स्टूडेंट्स पर मोरलेस टीचर्स केयर करते थे। अगर आपके कोई हेल्थ इशू है, इफ़ यू आर सैड, तो उनकी चिंता रहती थी। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि दैट इज द बेस्ट प्रोफेशन वेयर आई कुड गिव समथिंग टू द सोसाइटी। अच्छा। बाय ब्रिंगिंग अबाउट द वेरी वेरी गुड चेंजेस इफ देयर बी। और फिर देन मोर लेस आई डिसाइडेड टू बी अ टीचर। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जर्नी, यात्रा के दौरान कुछ चेंजेस भी होते हैं माइंडसेट में, बट लेकिन जो मौलिकता होती है वो कभी गई नहीं। और मैं एक शिक्षक रहा जी। और मैं कहूँ कि एक शिक्षक से ज़्यादा मैं एक लर्नर हूँ। आई वांट टू लर्न समथिंग। हम सीखते हैं और मैं आपके साथ हूँ, ये भी एक इट्स ए पार्ट ऑफ माई लर्निंग। बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि आपने बताया कि किस तरीके से जब आपने देखा कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस बनाते हैं, आप अपने बचपन के दिनों में गए, आपने याद किया उन शिक्षकों का साथ, याद किया जो स्कूल के दौरान और हायर एजुकेशन के दौरान आपके साथ रहे, और वो जो निकटता होती है विद्यार्थी की एक शिक्षक के साथ, वो आपने महसूस किया और आपको लगा
कि शायद ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें हम बहुत कुछ दे सकते हैं अपने समाज को। और सही कहा गया है ये भी कि जब कोई विद्यार्थी सफलता अर्जित करता है या कोई व्यक्ति सफलता अर्जित करता है तो 3 व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, एक तो उसके माता पिता और तीसरा उसका शिक्षक। तो एक जो रिश्ता, बहुत पावन रिश्ता होता है एक विद्यार्थी का एक शिक्षक के साथ, और आपने इस पेशे का चयन किया। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगी आपके जवाब में वो ये कि आपने कहा मैं एक लर्नर हूँ, क्योंकि एक शिक्षक भी लगातार सीखता रहता है और सीखने की जो ये प्रवृत्ति है वही प्रवृत्ति उसे एक अच्छा शिक्षक भी बनाती है। अब आऊँगी मैं अपने दूसरे सवाल पर और ये जानना चाहूँगी कि आपने फिजिक्स का चयन किया, फिजिक्स की पढ़ाई की, तो ये जो सब्जेक्ट था इससे जुड़ाव कैसे हुआ और कैसे इसमें आगे लगातार बढ़ते रहे? फिजिक्स इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अच्छा। बल्कि मैं कहूँ कि इट्स लाइफ। यू आर सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ फिजिक्स। बिल्कुल सही। तो एक फिजिक्स एक एहसास है, महसूस है। तो फिर मैं आऊँगा अपने शुरू के दिनों में जी। तो मैं देखा करता था, खासकर जो प्रैक्टिकल क्लासेज होते थे ये वो नीचे सेकेंडरी वगैरह में, तो मुझे लगा कि लर्निंग को यदि हम करते हैं, प्रैक्टिकल से उसको जोड़ते हैं और प्रैक्टिकल से जोड़ने के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसे विषय का चयन करें जी। और जाहिर है कि वो फिजिक्स अधिक अवसर देता है एक्सपेरिमेंट करने का। और जैसे घर में भी देखा करता था कि खाना बन रहा है तो क्यूरियोसिटी रहती थी कि जो खाना बन रहा है तो इतने टेम्परेचर पे ही उसको देना है। जी जी। राइट, इतने समय तक ही देना है। तो मैंने आपको कहा कि मैं बेहतर लर्नर हूँ जी। और ये जो क्यूरियोसिटी मेरी थी, जैसे देखा करता था कि आकाश नीला, द स्काई इज ब्लू, भाई क्यों नीला है ये, तो एक क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में रहती थी। और आई थिंक कि अगर अपने परिवेश को जानना है, प्रकृति को जानना है, तो फिजिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। और ये जो क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, मुझे फिजिक्स तरफ एक रुझान दिया। हाँ जी, मैं समझ पा रही हूँ आपके जवाब से। अपने आसपास की चीज़ों को देखा, एक क्यूरियोसिटी थी मन के अंदर, ऐसा होता है तो क्यों होता है, इस सवाल को के जवाब को जानने की कोशिश की आपने और आपको लगा कि अगर मैं फ़िज़िक्स का रुख करता हूँ, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, तो मैं इन सारे सवालों का जवाब भी पा सकूँगा। और ये वजह रही फ़िज़िक्स के चयन की। फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो अगर मैं विद्यार्थियों से ये बात साझा करूं तो सबसे पहला जवाब आएगा वो ये कि फ़िज़िक्स बहुत ही टफ़ सब्जेक्ट और इसकी तैयारी करने में बहुत कठिनाई, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चों में एक सवाल मन में आता है कि भाई इसकी पढ़ाई करें तो कैसे करें, बहुत ज़्यादा भारी लगता है ये विषय। आप क्या कहेंगे एक फ़िज़िक्स टीचर के तौर पर? चलिए, डिफ़िकल्ट है नहीं, ये डिफ़िकल्ट बना दिए जाते हैं। पुनः मैं कहूँगा कि छोटे बच्चे भी आज क्रिकेट खेलते हैं जी, और जाहिर है कि एज ए फील्डर कैच लेते हैं। हाँ। और कैच लेते समय वो अपने हाथ को पीछे को करते तो है जी, लेकिन वहाँ पर ये नहीं महसूस करते क्यों उसने हाथ को पीछे किया। बिल्कुल, ये फीलिंग ज़रूरी है। जैसे घर में भी सफाई होती है, तो घर में सफाई होती है तो अगर ये पता करना हो कि जो भी हेल्पिंग हैंड्स हैं उसने सफाई किया, इट्स परफेक्ट और नॉट। अच्छा, राइट, बिल्कुल सिंपल है ये। वहाँ पे अगर एहसास किया जाए जी, कि अगर जाहिर है कि ज़्यादा साफ होगा तो हम फिसल सकते हैं। राइट, हाँ। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रिक्शन, अच्छा, घर्षण। तो होता क्या है कि हम लोग फील नहीं करते किसी चीज़ को,
फील यदि हम करें, और फिजिक्स तो हमारा लाइफ ही है, लाइफ ही स्टाइल ही है। जी। हर पल इसको फील करके यदि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए, एक फिज़िक्स टीचर से मैंने ये पूछा फिज़िक्स का के बारे में सवाल कि ये सब्जेक्ट विद्यार्थी कहते हैं टफ़ है। आपने कहा कि ये बहुत सरल है, इसे हम अगर जीवन में उतार कर समझे तो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक फ़िज़िक्स का टीचर अगर पढ़ाता है बच्चों को फ़िज़िक्स ये सब्जेक्ट के तौर पर, तो पढ़ाने की शैली कैसी होनी चाहिए? कुछ ऐसे टिटबिट्स कह लीजिए, कुछ ऐसे सुझाव आप देना चाहेंगे ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं जो इस विषय का चयन करते हैं और जिन्हें ये लगता है कि बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है, उन्हें कैसे सरल बनाया जा सके? क्योंकि आपने एक लंबी अवधि तक फिज़िक्स को विद्यार्थियों को सिखाया है, क्या बताना चाहेंगे? फिजिक्स और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स टू माई माइंड इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जी। मैथमेटिक्स ने फिजिक्स को आसान बनाया है। तो मैं तो ये सुझाव देना चाहूँगा कि यदि फिजिक्स की टीचिंग होती है तो फर्स्ट पॉइंट जो होना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स, that the teachers must look into the interest and the skill of the students, चूँकि बहुत ज़रूरी है वो। चूँकि अगर मैथमेटिक्स का हम यूज़ नहीं करेंगे अच्छा, तो फिजिक्स विल बी वेरी टफ टास्क। तब तो मुझे लगता है कि इतना विस्तृत हो जाएगा, जैसे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको से, वी आर टॉकिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जी। जिसमें गति की हम बात करते हैं। हाँ, जी। तो देयर आर 3 लॉज, 3 नियम है। जी, जी। हम सभी जानते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात तो हमने की कि ये फील कीजिए आप। हाँ। जिसमें सेकंड लॉ का मैंने इस्तेमाल किया था, कैचलेस में हाथ को क्यों जी। पीछे करते हैं। हाँ, क्रिया उसी के विपरीत ये प्रतिक्रिया फिर उसी करते तरीके से हैं। यदि हम अगर आपका बंदूक से गोली निकलती है तो झटका पीछे को लगता है। जी। चीज़ें हैं। बच्चे भी, पेरेंट्स भी एरोप्लेन से जर्नी करते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते हैं कि 2 विंग्स क्यों होते हैं, वाई दे आर 2 विंग्स विद एरोप्लेन। तो मैं कहने का मतलब ये मेरा ये है, जिस चीज़ को देखते हो अपने परिवेश को, उसके प्रति संवेदनशील रहिए, बोथ द स्टूडेंट एंड द टीचर्स, जी। दोनों की बात हो गई है। अब मैं मैथमेटिक्स की बात कही थी। हाँ। कि अगर 3 नियम है और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फॉर्मूला फॉर्म में हम कहते हैं हाँ जी। P इज इक्वल टू m इंटू एफ। P स्टैंड फॉर द फोर्स, m फॉर द मास एंड f फॉर द एक्सेलरेशन। जी। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये याद रखना भी आसान है, और यदि हम इसको समझ लेते हैं तो वी कैन राइट वेरी इजली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सही कहा। अदरवाइज सबको अलग अलग याद करने में हो सकता है कोई एक पक्ष हो, क्योंकि साइंस है, इट्स नॉट ए स्टोरी। तो नेचुरली क्या है, किसी भी टर्म्स को फोर्स की जगह पर आप फोर्स ही लिख पाओगे, इनर्शिया की जगह पर इनर्शिया ही लिखोगे, एक्शन की जगह पर एक्शन ही लिखोगे। यू कैन नॉट चेंज द टर्मिनोलॉजी। तो 2 बातें हुई। पहली बात ये कि बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स मस्ट बी सेंसिटिव टू द हैपनिंग्स इन एंड अराउंड, जो हमारे परिवेश में घटनाएं घटती हैं, हाँ। उनके प्रति वो संवेदनशील रहे, क्यों घटना घटती है जी। ये। और दूसरी बात कि टीचर्स भी इस पर ध्यान दें और मैथमेटिक्स का भी प्रयोग करें। जब हम बातचीत कर रहे थे, आपने हमें विस्तार से बताया कि कैसे फिज़िक्स एक ऐसा विषय, साइंस का एक ऐसा विषय जिसे आसानी से आसपास की जो गतिविधियां हैं उससे कनेक्ट करते हुए सरलता से समझाया जा सकता है। आपने सेवानिवृत्ति के पश्चात शिक्षण का जो ये आपका पैशन है, जो ये आपका काम है, उसे जारी रखा। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए आप मेंटोर की तरह काम करते हैं। थोड़ी जानकारी मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि जब आप अपने करियर का निर्माण कर रहे थे, उस वक्त आपने भी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की थी और एग्ज़ाम्स दिए थे। उस दौर का थोड़ा जिक्र करते हुए अभी वर्तमान पर वापस आऊँगी। कुछ बताएं हमें, उस वक्त जो तैयारी की थी, क्या घटनाएं हुई, कैसे हुई? ये पहली बात तो कि मुझे
कभी लगा नहीं, जी। नेवर आई डू फील कि आई एम नो लॉन्गर इन जॉब, कि मैं जॉब में नहीं हूँ। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, जी। फिजिक्स टीचिंग की बात थी तो हाँ। मैंने बताया कि इन्वायरमेंट्स के साथ खुद को जोड़कर मैथमेटिक्स का उपयोग कर, और जाहिर है तो फिर प्रैक्टिकल्स भी आ जाएंगे, एक्सपेरिमेंट भी आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। सिविल्स सर्विसेज की मेरी तैयारी की जो बात है, इट्स ए स्टोरी ऑफ लॉन्ग बैक, काफ़ी पहले की बात है। जी। और जिस समय 26 ईयर्स अपर एज लिमिट हुआ करता था। अच्छा। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स 3 ही होते थे, राइट। तो शिक्षक बनना शौक था, पर चेंजेस तो होते हैं जी जी। परिवेश से, तो मैंने भी अटैम्प्ट लिया। अंतिम सफलता नहीं मिली। उस समय जो हमारी जो ऑप्शनल्स थे, जी। अगर मेंस की हम बात करते हैं, तो मेरा ऑप्शनल्स मेंस में फिजिक्स और अच्छा। हिस्ट्री हुआ करता था। जी। पीटी में भी उस समय पीटी होती थी। हाँ। और मल्टीपल चॉइस भी एक ऑप्शन पेपर होते थे, 2 पेपर पीटी में। अभी 2 पेपर आज भी है, पर आज क्या है, एक सीसैट है। हाँ, व्यवस्था बदल गई अब ये थोड़ी। तो जीएस का 2 पेपर आज है, एक जी। सीसैट है और एक जनरल स्टडीज का पेपर है। उस समय सीसैट की जगह पे ऑप्शनल हुआ करता था, अपना बल्कि पेपर हुआ ऑप्शनल को करता हटा के ही सीसैट डाला गया 2011 से। जी, ये जी। नया सिस्टम लागू है। हाँ। तो चलो लगा कि एक प्रयास करते हैं, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से बिल्कुल सर। एक बेहतर अवसर मिल सकता है। तो तैयारी भी की और अंतिम सफलता तो नहीं मिली, पर काफ़ी सफलता मिली। पर आप इंटरव्यू के लेवल तक गए। या हाँ, सफलता तो नहीं। मैंने इसीलिए सवाल भी आपसे किया, क्योंकि चलिए ठीक है सफलता नहीं मिली, पर जब आपको सफलता नहीं भी मिलती है तो ये बहुत सारे ऐसे अनुभव आपको दे जाती है जो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो सफल हो सके। तो सबसे बेहतर अनुभव ये है जी कि इस तैयारी के दौरान मैं कहूँगा कि एक कंप्लीट सिटीजन हो जाते हो, बिल्कुल पूर्ण नागरिक बन जाते हो। हाँ। विशेषकर हाँ। ज्ञान क्या और बात ध्यान है। के क्षेत्र में भी, क्या बात। क्योंकि इसके जो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हाँ जी। सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है, उसका ओरिएंटेशन है, स्पेक्ट्रम है, इट्स सो ब्यूटीफुली डिजाइंड, इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है कि यदि जरा भी आप फील करके तैयारी करते हो, भले ही मंजिल ना मिले, लेकिन आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है। ज्ञान में काफ़ी वृद्धि और होती एक है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप एक अच्छे सिटीजन भी बन जाते हो, क्योंकि अब बहुत कुछ आप जानकारियां भी ले पाते हो। हालांकि चयन बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो उस परीक्षा के लिए प्रयास करते, पर चयन यकीनन कुछ लोगों का ही होता है, लिमिटेड सीट्स होते हैं। पर आपने फिजिक्स को एक ऑप्शनल पेपर की तरह आपने चयन किया और आपने ये परीक्षा स्वयं अपने लिए भी दी है। अभी जो वर्तमान की बात करूं, आप जो सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप मेंटोर का काम करते हैं। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और ख़ास करके वो विद्यार्थी जो फिज़िक्स के माध्यम से इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं, उनके लिए क्या बताएंगे? कैसे तैयारी शुरू करें और किस तरह के जो बुक्स हैं उसका चयन करें, ये ज़रूर बताएं हमें। ये जो फिजिक्स ऑप्शनल रखने की जो बात है, मैं थोड़ा कंपेयर करूंगा, जैसे सोशोलॉजी हो जाए, साइकोलॉजी हो जाए, ह्यूमैनिटीज के कुछ और स्ट्रीम्स है। तो मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट जो की पॉइंट है जी। कि आर्ट्स पेपर्स आर वेरी इजियर टू राइट बट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर, जी। वेयर साइंस पेपर्स आर डिफिकल्ट टू राइट, इजियर टू स्कोर। ये फिजिक्स भी है ये कि ये डिफ़िकल्ट है लिखने में, पर नंबर काफ़ी अच्छा आएगा। अब चूंकि फिजिक्स तो वही रखेंगे, पहली बात कि जिनका मैथमेटिक्स ठीक होगा। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि जिनको शुरू से रुचि होगी। जी बिल्कुल। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स रखकर काफ़ी अच्छा किया,
आई वुड लाइक टू नेम a few of my स्टूडेंट्स. जो हमारे कुमार रवि है, ये हमारे डिविजनल कमिश्नर है पटना के, ही इज माई स्टूडेंट, और फिजिक्स ऑप्शनल रखा था उन्होंने. द सेम वे भोला शंकर जो अभी IPS है, उसने फिजिक्स रखा था. तो मैंने ये बताने का ये प्रयास किया, या छतरजीत सिंह जो 4-5 साल पहले पटना के ही SP थे, तो इन्होंने सारे लोगों ने फिजिक्स रखा था जो मेरे स्टूडेंट्स हैं. ये मैं क्लेम नहीं करता कि मेरे कारण उन्होंने रखा, कहीं ना कहीं उनकी अपनी रुचि थी. और ये जो एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं, कभी कभी अमूमन मैंने भी देखा है कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन जब ऑप्शनल लेने की बारी आती है तो रुख कर लेते हैं कुछ आर्ट सब्जेक्ट की तरफ, मन में ये भावना कि शायद हम इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे. ये मैंने भी देखा है और इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा भी. क्या बताना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? आसान दिखता है, वही तो मैं बताया कि वो आर्ट्स के पेपर्स आसान दिखते हैं और साइंस के पेपर थोड़ा कठिन दिखते हैं. चलिए फिर तैयारी के कुछ तरीके तैयारी ये है कि जैसे अगर रिसोर्स मटेरियल की यदि हम बात करते हैं, जी जी, तो जैसे फिजिक्स में 2 पेपर्स होंगे, क्योंकि UPSC में ऑप्शनल तो अब एक ही हो गया, एक का 2 पेपर होता है. यदि हम फिजिक्स रखते हैं तो जो एक पेपर होता है उसमें मैकेनिक्स होते हैं, अच्छा, फिर वेब ऑप्टिक्स होते हैं, सेकेंड में क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स होते हैं. तो चूँकि ग्रेजुएशन में भी और PG में भी, जो ग्रेजुएशन में जिनका फिजिक्स होगा वही PG में लेंगे, बिल्कुल. तो नेचुरली उनकी तैयारी पहले से हुई रहती है. अब आई कि उस तैयारी को UPSC की सफलता तक अंजाम देना, उसमें हम कैसे करें, राइट. तो जो कुछ किताबें अच्छी है, जैसे सायंस श्रीवास्तव की किताब है, थर्मोफिजिक्स की किताबें हैं, अच्छा, घटक की किताबें हैं, रश्मि की किताबें हैं. तो कुछ किताबें हैं ये पहले से ही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. उन चीज़ों को अगर हम कैरी ओवर कर दें, ग्रेजुएशन और PG में जो हमने रिसोर्स मटेरियल लिया है उसको हम कैरी ओवर कर लें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है, कम समय में अच्छी तैयारी होगी और मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे. जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु वांट टू कीप और टेक द फिजिक्स एज द ऑप्शनल पेपर इन UPSC, आई थिंक कि आप जोर रखें, जोर रखें, और आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं बिल्कुल कि यह कितना आसान है और कितना अधिक स्कोर किया जा सकता है. तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें स्कोर नहीं कर सकता हूँ. अगर आपने लगातार फिजिक्स की पढ़ाई की है तो उस पर थोड़ी पकड़ बढ़ाने की ज़रूरत है. आप लगातार अपनी पढ़ाई को और भी परिमार्जित करते रहें, निखारते रहें. जो आपने सजेशंस दिए बुक्स की, उनकी सहायता लें और निसंदेह आप फिज़िक्स के साथ भी एक ऑप्शनल पेपर को लेकर के आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. दूसरा सवाल सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई मैं ये जानना चाहूँगी कि जो GS का पेपर होता है उसकी तैयारी भी बड़े काम की होती है और स्कोर करने में, आगे बढ़ने में मददगार होती है. एक विद्यार्थी जो सिविल सर्विसेज को एम करता है उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, खास करके ये GS का जो पेपर है उसे उसमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए? ये वेल सिविल सर्विसेज जो डिमांड्स करता है, पहली चीज़ तो प्लानिंग. जी, कहते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि इफ़ यू फेल टू प्लान, जी, यू आर प्लानिंग टू फेल. बिल्कुल. प्लानिंग तो बहुत पहला की है, फर्स्ट स्टेप, जी, राइट. वंस यू प्लान देन कम टू एग्जीक्यूट इट, इसको हम लागू करें. तो प्लानिंग, सेकेंड स्टेप एग्जीक्यूशन, थर्ड स्टेप इवैल्यूएशन. अच्छा, इवैल्यूएशन, और सब बहुत ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी. जी, कांस्टेंट तरीके से हम लगे रहे, परसिवेरेंस एंड पेशेंस कभी बाधित नहीं हो. तो पहली चीज़ तो है सिविल सर्विसेज के जो भी एस्पिरेंट्स है उनको ये करना होगा. दूसरी चीज़ आपने कही कि GS की तैयारी. जी, तो मैंने महसूस किया कंप्लीट फॉर्मेट
इन ये ब्रीफ सेशन में देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं आप इसे। तब मेंस की, अच्छा, तब पीटी की। जी जी। लोग उल्टा करते हैं, अमूमन उल्टा करते पहले पीटी हैं। जी हो जाएगा तो मेंस, हाँ, तो इंटरव्यू नो। आप उलट दे क्रम को, अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू और देन मेंस देन पीटी। जीएस पेपर ये आप सिलेबस भी देखेंगे तो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल। ऐसा सिलेबस में कहीं नहीं लगेगा हम उसको नहीं कर सकते हैं। जी डिफ़िकल्टी क्यों आती है, और तब मैं सुझाव देना चाहूँगा वहीं पे कि एनसीईआरटी बुक्स जी जी राइट फ्रॉम 6 to 12 ये हमारा फाउंडेशन बिल्ड करता है, रिसोर्स बनाता मटेरियल्स है। है। अगर इसमें कहीं भी असावधानी हुई जी and you fail to read out the NCERT books right from 6 to 12 and you miss the clarity of the subjects, जी तो क्या होगा, वो फिर परेशान करेगा आगे आपको। तो मैं पुनः अपने स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को हम ले जाना चाहेंगे 6 to 12 जी के क्रम में एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें आप। जीएस का जो फाउंडेशन होता है वो वहीं से होता है, स्ट्रांग हो जाएगा अगर हम स्ट्रांग हो उसकी जाएगा। पढ़ाई कर बाकी लेते हैं। तो आप मैगजीन्स ले सकते हो, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन डिवीजन्स के कुछ बुक्स हैं, योजना है, कुरुक्षेत्र है, साइंस रिपोर्टर है जो कि अब तो कोरोना के बाद से नहीं आ रहा है, और इंडिया एयर बुक्स है। तो ये सब रिसोर्स बेस्ड मटेरियल्स अपडेट रहने के लिए आप Update यूज रहने- कर सकते हैं। या और जीएस की जब तैयारी करते हो जी तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप राइटिंग स्किल डेवलप करो। अच्छा, राइटिंग स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। डोंट मेयरली शू रीड आउट द थिंग्स, नो, एवरी डे यू मस्ट राइट बहुत बढ़िया बताया सम ऑफ आपने। द क्वेश्चंस। सही कहा। मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, अच्छा नहीं लिख पाओगे लेकिन कुछ तो लिखो। बिल्कुल सही। तो राइटिंग बहुत ज़रूरी और है। कहीं कहीं मैं अब के जो वातावरण को देखती हूँ तो जो हमारे आज का जनरेशन है वो इस राइटिंग स्किल को मिस करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हमने अपने आसपास डेवलप कर ली हैं जो हमें रीडिंग के माध्यम से बहुत चीज़ उपलब्ध करा देता है, पर कहीं ना कहीं हम ये राइटिंग का जो पक्ष है, लिखने की जो भूमिका है, वो छूट जाता है। और आपने कहा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। मेरे एक सवाल के जवाब में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो मैं फिर से अपने दर्शकों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहली शुरुआत प्लानिंग की, उसके बाद आप उसे एग्जीक्यूट करें, फिर इवैल्यूएट करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ये कहा कि जब तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले तैयारी करें इंटरव्यू की, तब आप मेन और फिर पीटी की तैयारी करें, प्रीलिम्स की तैयारी करें। इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या विशेष बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अहम पक्ष होता है और कई बार विद्यार्थी दोनों पड़ावों को पार करने के पश्चात इंटरव्यू में सफलता उन्हें नहीं मिलती है। क्या विशेष ख्याल रखना चाहिए? इंटरव्यू इन फैक्ट इट्स ए पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व की परीक्षा होती है वो। जी इट्स जस्ट ए टॉक। जो आपके रिज्यूम में लिखे होते हैं, अच्छा। बायोडाटा में लिखे होते हैं कि आप किस विषय से ग्रेजुएशन किया या आपने पीजी किया, जी जी। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छा। किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो जो या आपकी हॉबी क्या है। जी तो मैं इंटरव्यू की तैयारी इसलिए कही कि पीटी और मेंस क्वालिफाई करके जो जाता है तो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड को ये पता है, यूपीएससी को पता है कि इस स्टूडेंट्स के पास जानकारी है, बिल्कुल सर।
वो टेस्ट करना चाहता है कि वेदर ही और सी इज suitable फॉर दिस पोस्ट और नॉट। जी। ये सवाल आएंगे, आप क्यों आईएएस बनना चाहते हो, आप यदि पटना से बिलोंग करते हो, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पटना। तो इस तरीके जो कॉमन होते हैं, हॉबी हुआ, किसी ने कह दिया कि हॉबी जो है वो बैडमिंटन है, अच्छा, या लिसनिंग टू म्यूजिक है। हाँ, तो इससे सवाल रहते हैं, पूछे जा सकते हैं। जी। पूछे जाते ही है, यही पूछे है हमारा। जाते हैं। अच्छा। बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल इश्यूज के भी रहते हैं सवाल, अच्छा। ये हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के भी सवाल रहते हैं। क्वेश्चंस मे बी ऑफ मल्टी डायमेंशनल, बट बिहाइंड द क्वेश्चन रीजन ये होता है जानने का कि वो है कैंडिडेट सिविल सर्वेंट बनकर अपने पोस्ट को निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। जी। तो और बोर्ड मेंबर्स वो कॉम्पिटेंट इनफ होते हैं जो ये बेखूबी वो जान पाएंगे आपकी इनर एस्पेक्ट को, राइट। जी, जी, जी। तो इंटरव्यू शुरू से आप अपने पटना के बारे में जानें, जहाँ है वहाँ के बारे में जानें। जी, जी। जैसे अब कोई स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स जो है टीचर्स हैं, तो भाई सवाल वहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई वाई नॉट यू वांट टू बी ए टीचर, बिकॉज यू आर द सन और द डॉटर ऑफ द टीचर। टीचर इज ए वेरी गुड प्रोफेशन, ये काफ़ी पवित्र पेशा है। तो वहाँ सवाल आ सकता है। कोई इंजीनियर चला गया, IITian चला गया, सवाल आ जाएगा भाई इट्स द बेस्ट ऑफ फंड, तुम IITian हो, यहाँ क्यों आए, क्यों रीजन तो आपको देना रीजन है। तो मैं पहले इसलिए बोला ऐसे सवाल के उत्तर यदि पहले से पता आपके है, पास तैयार रहना चाहिए। if you have developed the skill of tackling such questions right from the very beginning, तो आप उस पद के लिए पहले से ही तैयार हो गए, तो आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, एटीट्यूड डेवलप कर जाएगा, और एटीट्यूड जब डेवलप कर जाएगा तब आप एग्जाम दोगे, इट इज श्योर टू विन द रेस। सही कहा आपने। और आपने बताया कि जो आपका रिज्यूमे होता है उससे बहुत सारे सवालात ज़्यादातर पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो कुछ भी आपने मेंशन किया है, जो आपकी खासियत है, उस खासियत के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उससे किसी भी तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बारे में जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर हम शुरू से ये तैयारी करते हैं, जैसा कि आपने कहा शुरुआत से ही अपने रिज्यूमे को जो आपने बनाया है उसके सारे पक्षों पर आपकी पकड़ हो, तो फिर आपके लिए इंटरव्यू को अच्छे तरह से कॉन्फिडेंट के साथ फेस करना आसान हो जाता है। बस यहीं से आपका रास्ता खुल जाता है। इतनी अच्छी जानकारी के पश्चात एक ऐसे चीज़ पर सवाल आपसे लूँगी, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काम करते हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को उत्साहित भी करते हैं। तो कभी कभी होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें भाग ले रहे होते हैं, सफलता नहीं भी मिलती है, एक मन में अवसाद की भावना भी आती है, और फिर आसपास का जो माहौल होता है, तुमने कितनी बार एग्ज़ाम दिया, हुआ क्यों नहीं, अरे क्या हुआ तुम्हारा रिज़ल्ट, ये जो सवाल आते हैं हमारे आसपास के, कहीं ना कहीं विद्यार्थी को भी परेशानी में डालते हैं। उनके मन में कई सारे सवाल आते हैं, धीरज टूटता है। ऐसे समय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है, कहते हैं ना कि जो चाबी का गुच्छा है उसकी अंतिम चाबी भी आपके लिए सफलता लेकर आ सकती है। इसको देखते हुए जवाब दें, हमें क्या कहेंगे? ये जब भी आप सिविल सर्विसेज के लिए आप जंप करते हो इसमें, हाँ, तो 2 वर्ड्स को हमेशा साथ रखो। मैं एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगा जी, वही है नेवर टू गिव अप, कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं। एंड नंबर 2, स्मार्ट लेबर, बहुत बढ़िया, हार्ड लेबर इट्स ऑल राइट, बहुत बढ़िया कहा, स्मार्ट लेबर। जी, निराशा की कोई बात नहीं, और हमारे पास आशा के इतने संदेश है, हम
स्टीफन हॉकिंग को देख लें, एट द वेरी अर्ली एज, इट वॉज अराउंड 23, he was declared physically inactive. उससे बड़ा चैलेंज आई डोंट थिंक जी बिल्कुल। इस धरती पर मेरी नज़र में दूसरा कोई है। स्टीफन हॉकिंग चैलेंज द चैलेंजेस, चुनौती को उसने चुनौती दी। जी। और मुझे लगता है कि राइट फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल, सही कहा। इतने सफर तय किए, व्हील चेयर का मोहताज इंसान, वो कर दिखाया कि इंसान के पास जुनून हो, साहस हो, किसी मकाम को हासिल कर सकता है। सही कहा आपने। आपके निराश होने की कोई बात नहीं, आपकी जीत है। अगर एक दरवाजे बंद हो जाएं तो सारे दरवाजे बंद नहीं होते हैं। आई डू रिमेंबर एपीजे कलाम, जी। ही वांटेड टू बी द पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, और जब देहरादून इंटरव्यू देते हैं एयरफोर्स का, तो हिज पोजीशन वॉज 11th, 11वां उनका स्थान होता है, वैकेंसी 10 होते हैं। वो मायूस ऋषिकेश आकर स्वामी शिवानंद से मिलते हैं। जी। कारण पूछने पर कारण बताते हैं कलाम शिवानंद जी को, कहते हैं दैट्स नॉट द डेस्टिनी, तुम्हारी डेस्टिनी कहीं और है, वेट। और शीघ्र ही दूसरा सिलेक्शन मिलता है उनको, और ही गेट्स द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ प्रेस्टीज ऑन इंडियन सॉइल, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निराश की बात नहीं है, आपका होगा ये। बहुत बढ़िया कहा आपने, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आपने हमारे दर्शकों के लिए दिया। और एक पंक्ति आपने कही कि अगर इस तरह की या किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये पंक्ति से शुरुआत करें कि कभी हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि रुकावटें आती हैं और उसे पार करने में ही सफलता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जो हमें दिखाते हैं कि अगर हम रुके नहीं तो फिर सफलता तो हमें मिलने वाली ही है। एक और वर्ड का आपने जिक्र किया, स्मार्ट स्टडी, थोड़ा इसे एलैबोरेट करेंगे। स्मार्ट स्टडी का अर्थ ये हुआ, जी। व्हाटएवर भी, जितना भी समय हम पढ़ते हैं, तो जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं या जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जी, बिल्कुल उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा। हम कितना पढ़ना है और हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते गए, समझ नहीं रहे हैं, डोंट डेवलप द कॉन्सेप्ट एंड गो ऑन रीडिंग। तो मुझे लगता है इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। बहुत अच्छी बात आपने कही स्मार्ट स्टडी का जिक्र करते हुए कि जब भी आप पढ़ाई करें तो कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करें, टू द पॉइंट पढ़ें। बहुत अच्छी जानकारी आज कार्यक्रम में आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ बिहार बिहान में शामिल होने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की एक वरीय शिक्षक से, राजकुमार प्रसाद जी। बहुत सारी विस्तार से जानकारियाँ भी दी। पता है, जब एक अच्छे शिक्षक का साथ आपको मिलता है तो जीवन और सुंदर बन जाता है। और आपसे ये कहूँगी कि हमारा कार्यक्रम और सुंदर बन जाता है जब आपका साथ हमें मिलता है। तो नोट करिए हमारा पता, हमें ख़त लिखिए, हमें ईमेल भेजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।